हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आर्हेनियस इक्वेशन का सेकंड पैरामीटर है। इसके पहले मैंने आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी पाना होगा और देयर आफ्टर उसको प्रॉपरली ओरिएंट होना होगा। यानी ये दो कंडीशन जब तक कोई कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं तब तक वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। पहला था एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा था प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेंगे और जो दो तरह के केमिकल्स रिएक्शन होते हैं थर्मोडाइनमिकली, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी gained by reacting molecules just more than the average energy then the reacting molecules becomes active and suitable for the product formation। ठीक है, तो क्या हुआ? इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी गेन्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जस्ट मोर देन द एवरेज एनर्जी, देन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बिकम्स एक्टिव एंड सुटेबल फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक्टिव जो है दैट मीन्स कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट गेट एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे, और सुटेबल माने प्रॉपर ओरिएंटेशन किसका? ऑफ कोलाइडिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स बोलिए, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमने पिछले क्लास में काफ़ी लिया था, डिटेल्स में लिया था कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो होता है वो एक्चुअली इफेक्टिव कोलिजन पैरामीटर्स का मेज़र है। यानी इफेक्टिव कोलिजन बोलने का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी पाएगा एंड देयर आफ्टर वो अपने आप को प्रॉपरली ओरिएंट करेगा। पहले एक्टिवेशन एनर्जी पाएगा, देयर आफ्टर अपने आप को प्रॉपर ओरिएंट करेगा, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो मान लीजिए कि ए और बी दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करके आफ्टर गेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी दे आर फॉर्मिंग एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिए तो देयर आफ्टर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, देयर आफ्टर क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ए और बी के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो, दिस इज प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी पाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पाया और प्रॉपर ओरिएंट हुआ और देयर आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिकली जो दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देयर आर thermodynamically
2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, दे आर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और नंबर 2 एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख लेते हैं। एट द साइड बाय साइड हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं एक लाइन खींच रहा हूं कि हम लोग एक टाइप में, एक साइड में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक साइड में एंडोथर्मिक रिएक्शंस का पूरा इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो लेट अस सी पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर एक एनर्जी डायग्राम है, ओके, और ये एनर्जी एक्सिस है और ये मेरा रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन प्रोग्रेस, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है और ये एनर्जी है। अब मेरा जो रिएक्टेंट है वो कुछ इस पोजीशन में है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट्स है, ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट जो है एक एक्टिवेशन एनर्जी पा रहा है और यहाँ पर पहुँच रहा है एक बैरियर में यहाँ पे, और उसके बाद वो एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जा रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ओके। तो जो यहाँ पर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उनकी एवरेज एनर्जी कितनी है, ER है, ठीक है, और यहाँ तक उन्हें आना है। ये क्या हो गया, एनर्जी बैरियर हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है, थोड़ा इसको और ऊपर कर देंगे, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर हो गया, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक ये एवरेज एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे थे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर है, यानी 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। उस टाइम में तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा ही, ठीक है, कोलिजन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बंद तो नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स एक एवरेज एनर्जी के साथ गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। कौन सा गैस मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, और जब वो एक्टिवेशन एनर्जी पा जाएंगे EA, तो वो फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। और इस जोन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, इसको हम लोग बोले एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। यहीं पे मेरा जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ओके। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिए तो उसके बाद वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हो गया आपका एनर्जी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो टोटल एनर्जी डिफरेंस होगा, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है और यहाँ से ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, से उसको मैं डेल्टा H से इंडिकेट कर रहा हूँ, एनर्जी डिफरेंस। तो डेल्टा H यहाँ क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस है, फाइनल माइनस इनिशियल, EP माइनस ER, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देखिए कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, एवरेज एनर्जी किसका ज़्यादा है, रिएक्टेंट का ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कम है। अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा।
दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ है, एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। और ये टोटल जो एनर्जी हो गया यहां से यहां तक का जो टोटल एनर्जी गेन्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ये टोटल एनर्जी, इसको मैं डिफरेंट कलर से बताऊं तो और अच्छे समझ में आएगा। टोटल जो एनर्जी हो गया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, टोटल एनर्जी, ये मेरा है थ्रेश होल्ड एनर्जी, ई थ्रेश। दैट मीन्स इट इज थ्रेश होल्ड एनर्जी। दैट मीन्स क्या है, इट इज द टोटल एनर्जी गेन्ड बाई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू डू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। टोटल एनर्जी gained by reacting molecules to do the to go for product formation, to go for product formation। थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर फिलहाल जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आ रहा है वो कितना हो रहा है, एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक हो रहा है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यहाँ से ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। आप इसको देख लीजिए, ये वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो फिलहाल एक्सोथर्मिक में हमें क्या मिला, हीट रिलीज्ड एट एंड ऑफ द रिएक्शन, दैट मीन्स डेल्टा एच नेगेटिव मिल रहा है। इसके केस में हम लोग देख लेते हैं, यहां पर एनर्जी बैरियर, इधर रिएक्शन प्रोग्रेस, ये रिएक्शन प्रोग्रेस, और यहां पर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है। यहां से ये रिएक्टेंट को इंडिकेट कर रहा है, रिएक्टेंट, ठीक है। इसकी एनर्जी यहां पर ER है, एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, हीट बढ़ रहा है। उसके बाद एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस पर्टिकुलर जोन में, और देयर आफ्टर वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट EP, ओके। और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। आप देख पा रहे हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट का एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट से काफ़ी कम है, या दैट मीन्स प्रोडक्ट
जो है हाई एनर्जी कंटेंट लेके बैठा हुआ है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा इस जोन में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा मेड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा और मैं आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ से जो एक्स्ट्रा एनर्जी पाया गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एवरेज एनर्जी हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी शोन बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड, ओके। अच्छा, अब यहां से ये ई थ्रेस क्या मिला, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बाय एक्टिवेशन एनर्जी गेन्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट से ये जो एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट का है और ये जो एवरेज एनर्जी प्रोडक्ट का है, इसके बीच का जो एनर्जी गैप हो रहा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी गैप हो रहा है ये है डेल्टा एच, ओके। जो एनर्जी गैप हो रहा है तो डेल्टा एच क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है इज़ वेरी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। दैट मीन्स एनर्जी गेन्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड किसके द्वारा, बाई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हाई एनर्जी लेके बैठा हुआ है, तो यहां पर यह प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जनरली इंडोथर्मिक जो भी रिएक्शंस होते हैं उस तरह के रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होता है। दैट मीन्स टू इनिशिएट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, दिस टाइप माने इंडोथर्मिक रिएक्शंस, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ heat is supplied from outside in the reaction, ठीक है। तो यहां से ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, ये एवरेज एनर्जी है रिएक्टिंग सब्सटेंस का, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है। जहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया किसने, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया मेड बाई किसके द्वारा, बाई रिएक्टिंग सब्सटेंस के द्वारा, रिएक्टिंग बाई रिएक्टेंट्स के द्वारा, सिंपल रिएक्टेंट्स लिखना सही रहेगा, बाई रिएक्टेंट्स, ओके। और यहां पर आप देख पा रहे हैं टोटल एनर्जी कितना हो रहा है, टोटल एनर्जी जो है गेन्ड बाय द रिएक्टेंट टू डू द केमिकल रिएक्शन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ पर आप एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो देख रहे हैं एंडोथर्मिक केस में उसका अमाउंट ज़्यादा है देन रिएक्टेंट, सो द टोटल एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके बैठा हुआ है, एनर्जी गेन किया है प्रोडक्ट ने, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। दैट मीन्स इंडोथर्मिक जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको इनिशिएट करने के लिए एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत लार्ज टेम्परेचर पर होते हैं और हम जानते हैं कि जब भी कैटलिस्ट यूज होता है वो कैटलिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शंस लार्ज टेम्परेचर पर होते हैं उनको स्मॉल टेम्परेचर पर करता है और हमें प्रोडक्ट कम टेम्परेचर पर ही मिलने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे इफेक्ट करता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लेट अस सी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी किसका? एक्टिवेशन एनर्जी किसका? ऑफ रिएक्टेंट्स का। कहाँ पे? इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल देके आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर हम KClO3 को, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो यहाँ पर KCl प्लस ऑक्सीजन गैस निकलता है, और ये जो ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन का जो टेम्परेचर है यहाँ पे, वो टेम्परेचर होता है अराउंड 600 to 650 डिग्री सी। अगर इसको हमको बैलेंस करें तो हो जाएगा 2KClO 2KCl 3O2, 2KCl 2KCl 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमको फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर हम इफ MnO2 इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, देन क्या होगा कि जो ये रिएक्शन 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, लार्ज टेम्परेचर पर हो रहा है, वो MnO2 यूज करने से वो कम टेम्परेचर पर होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम KClO3 और MnO2 को मैं जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि इसको इंडिकेट कर सकूँ कि ये कैटलिस्ट है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर लगता है वो लगता है 200 to 250 डिग्री सी। यानी इस टेम्परेचर पर ही हमको 2KCl 3O2 ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो गया प्लस MnO2। ठीक है, ये कैटलिस्ट है, मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ कैटलिस्ट, और ये भी कैटलिस्ट है। तो देख पा रहे हैं कि कैटलिस्ट का जो कंपोजिशन है वो बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन अनचेंज रहता है। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैरी आउट द रिएक्शन एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, विदाउट इट्स चेंज इन कंपोजिशन। कैटलिस्ट के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन वो रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर करने में हेल्प करता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्चुअली कैटलिस्ट क्या करता है? एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है टोटल रिएक्शंस को, ठीक है, सो दैट जो रिएक्शंस हैं वो लो टेम्परेचर पर होते हैं, दैट मीन्स उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। देखते हैं कैसे, देखिए ये मेरा रिएक्शन प्रोग्रेस है, और ये एनर्जी है, ओके, ये मेरा रिएक्टेंट है, और ये मेरा प्रोडक्ट है, ओके। रिएक्टेंट का एवरेज एनर्जी फॉर सेक मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिया है समझाने के लिए, और यहाँ पर ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ से ये एक्टिवेशन एनर्जी पाकर और फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी लगा। सपोज करिए ये वाला रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और बाकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है और बाकी एनर्जी डिफरेंस सबको जानते हैं। तो यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी इतना लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी 1। अब क्या होता है कि जैसे ही हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, क्या होता है कि कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शंस जो है उसको
या प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लो टेम्परेचर पर करने लगता है। तो ये वाला जो डॉटेड लाइन आपको मिल रहा है ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ठीक है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और यहां पर ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, यहां पर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है यहां पे, ठीक है, यहां पर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो आप थोड़ा सा और दिमाग लगा के देखो, यहां से अगर मैं इसको लाइन को थोड़ा और टानता हूं, ठीक है, और इसको अगर मैं मिलाता हूं तो यहां से आप देखिए कि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू है EA2 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 2, तो यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है वो वेरी लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। दैट मीन्स यहां पर कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है और एट द सेम टाइम टोटल रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि यहां से ये आपका है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो अगर मुझे जाना है नॉर्थ से ईस्ट जाना है तो मैं ऐसे चलना स्टार्ट करूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा, तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है, मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। मैं पहले ऐसे आया इस डायरेक्शन में, फिर ऐसे गया, दैट मीन्स मेरा अप्रोच एक बार ऐसे रहा, एक बार ऐसे रहा। ये आपका केस हो गया टोटल डिस्टेंस A B और ये C। तो N to E आने के लिए हमको AB तक आना पड़ा, फिर BC तक, B से C तक जाना पड़ा। लेकिन अगर मेरा कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट इस वे में जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स A to C मिनिमम डिस्टेंस है, ये वाला मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है। तो ये वाला कार्यक्रम क्या हो रहा है, ये आपका इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये वाला यहां पर ये मिनिमम डिस्टेंस है, दैट मीन्स ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो आपका ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है कि यू नो द मिनिमम पाथ क्या है। दैट मीन्स कैटलिस्ट को जब यूज करेंगे तो कैटलिस्ट नोज कि उसका रिएक्शंस का अल्टरनेट पाथ क्या है, जिस हिसाब से रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पर होगा। तो यहां से यहां आने के लिए आपको मिनिमम डिस्टेंस तय करना पड़ता है। आप घर से निकलेंगे और यहां से यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपको कम एनर्जी लॉस होगा, लेकिन अगर A से B और B से C तक जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। दैट मीन्स कि जो कैटलिस्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है, एक अल्टरनेट वे प्रोवाइड करता है। द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स द अल्टरनेट path to the reactant molecules पहला। और दूसरा क्या कर रहा है, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यहां पर वही केस हो रहा था कि जब मैंने सिंपल KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया तो हमको 600 to 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन वही जब हम एक कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन मिलने की जो प्रक्रिया हो रही है वो लो टेम्परेचर पर हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर मैं इसको बोलूँ EA1 और ये EA2, तो यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट वो घट गया है, देख लीजिए। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट वो बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम है। बात समझ में आ गई, ठीक है। दैट मीन्स कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक अल्टरनेट वे प्रोवाइड कर रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को,
सो दैट जो रिएक्शंस है वो फास्ट हो जाता है और कम टेम्परेचर पर हमको प्रोडक्ट मिलने लगता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ बंदा चला ए से बी और बी से सी, काफ़ी डिस्टेंस तय करना पड़ा, उसको नॉलेज नहीं है रास्ते का, लेकिन जब उसको नॉलेज है शॉर्टकट रास्ते का तो आसानी से, दैट मीन्स कैटलिस्ट क्या करे, एक शॉर्टकट वे प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। क्या करता है, एक शॉर्टकट वे प्रोवाइड करता है, शॉर्टकट वे टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स so that the reactant molecules can easily form the product or can easily be able to form the product। बात समझ में आ गई, आप देख लीजिए इसको। Now students, that's it for the today's class। आज हमने एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनीशन देखा, एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी इंडोथर्मिक रिएक्शंस का कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, और एट द सेम टाइम थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है ये भी हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कैसे चेंज होता है। दैट मीन्स कैटलिस्ट कैसे किसी भी रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। जैसा आप देख रहे हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट वे प्रोवाइड करता है रिएक्टिंग सब्सटेंस को, सो दैट रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो डिक्रीज हो जाता है और रिएक्शंस कम टेम्परेचर पर ही आसानी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत जल्दी मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए और मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए ताकि मैं आने वाले समय में और भी अच्छे कंटेंट लाऊंगा और अभी अच्छे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।